नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और क्लियरली हम सब यहां पर मैचेस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो ये कि 16 अक्टूबर से माफ़ कीजिए MCX के नई प्लेटफॉर्म पे अब यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे 16 को, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जो $90 की तरफ अब फिर से जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर इस हफ्ते की बात करें तो इस वक्त भी हम यहाँ पर नेगेटिव में कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर क्या ऑन ग्राउंड चेंजेस हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे त्योहारों में, जहां पर लेटेस्ट नंबर्स आए हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि कितना गेहूं अतिरिक्त यहां पर ओपन मार्केट में बेचा गया है। तो त्योहारों को देखते हुए कितनी अवेलेबिलिटी है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमिरेट्स NBD के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया, कुंवर ग्रुप के रवि देओरा, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गेहूं की, जहां पर शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन शुरुआत कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि $90 प्रति बैरल के बहुत करीब अब यहाँ पर कच्चा तेल फिर से जाने लगा है। धर्मेश, कैसे देखते हैं इन करंट लेवल्स को? देखिए मनीषा जी, अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में जो उछाल देखने मिला था वो कम्प्लीटली वॉर सिनेरियो के कारण हुआ था और वहां पे मार्केट टिका नहीं। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मार्केट में लंबी तेजी है। फंडामेंटली अगर आप देखें तो कंजम्पशन इतना हाई नहीं है, सप्लाई काफी अच्छी खासी है और सप्लाई कंस्टेंट कर करके प्राइस को स्टेबल करना चाहते हैं। अगर आप प्राइस की वॉलेटिलिटी देखें तो लास्ट एक महीने में ऑलमोस्ट $95 से प्राइस, WTI की बात करता हूँ, $95 से ऑलमोस्ट $83-82 पे टिका हुआ है। तो इसमें ऑलमोस्ट 10% की गिरावट आपको प्राइस में ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट देखिए तो प्राइस 24% नीचे चल रहा है। अगले साल का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 24% नीचे चल रहा है। तो कॉस्ट ऑफ कैरी 2% है आज के तारीख में। तो फंडामेंटली टेक्निकली मुझे तेजी नहीं लग रही। मुझे लगता है कि प्राइस में और यहाँ पे प्रेशर होगा और यहाँ से और प्राइस $2 से $1 की गिरावट करंट लेवल से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। $81 के लेवल्स आपको WTI में और ब्रेंट की बात करें तो $84 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ से एटलीस्ट 200 से 300 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। और साथ ही धर्मेश, नेचुरल गैस के प्राइसेस में जो सपोर्ट आते हुए देख रहे हैं आप लगातार इस साल की शुरुआत से कमजोर रहने के बाद, ये कितनी सस्टेनेबल है कंसीडरिंग हम विंटर्स अप्रोच कर रहे हैं? यहाँ क्या आउटलुक है आपका? नेचुरल गैस में मैं काफी बुलिश हूँ। ये काफी विपरीत कमोडिटी और अगेन ये काफी चंचल कमोडिटी। इसकी वॉलेटिलिटी हमेशा सीजनल वेरिएशन यानी नवंबर दिसंबर जनवरी के इर्द गिर्द होती है। अगर ये कमोडिटी की अगर आप एक क्वार्टर की वॉलेटिलिटी देखें तो 200 रुपए की कमोडिटी ऑलमोस्ट 280 रुपए हो चुकी है 3 महीने में। तो फंडामेंटली मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ। मैं रेकमेंड करूंगा 270 के स्तर काफी अच्छे लेवल है। यहाँ पे आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड मिनिमम इसका 310 का टारगेट रहेगा। पोजिशनली ये 350 की कमोडिटी है। यूजुअली दिसंबर तक 350 या 400 तक के लेवल्स भी दिखा सकती है। तो अच्छी खासी तेजी की उम्मीद यहां पर नेचुरल गैस में है। जहां तक कच्चे तेल की बात है, यहां कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि फाइनली, जैसे हम आपको पूरे हफ्ते रिपोर्ट करते भी रहे हैं, कि MCX को सेबी की तरफ से अब यहां पर अप्रूवल मिल गया है। जो नया टेक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वो ट्रांजिशन कर जाएंगे और 16 अक्टूबर की डेट सेट हुई है जब नए प्लेटफॉर्म पे MCX यहां पर कारोबार करेगा। तो जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है MCX की तरफ से, उसका मानना यह है कि जो स्पेशल सेशन है वो यहां पर 10:30 तक होगा और 9 बजे जो बाजार खुल जाता है वो अब 10:45 पे खुलेगा। यानी कि अगर आपको कारोबार करना है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को रिएक्ट करना है, तो वो 9 बजे नहीं, ऑलमोस्ट 11:15 बजे तक हो पाएगा। तो ये उस दिन का कामकाज का समय है उस दिन का, चाहे वो एग्री कमोडिटी है, नॉन एग्री है, बाकी की कमोडिटीज हैं, सभी की सब यहाँ पर 10:45 पे ट्रेडिंग के लिए खुलेंगी। और जैसे कारोबार खत्म होने के समय आते हैं, चाहे वो एग्री है तो 5 बजे, कॉटन कपास यहाँ पर 9 बजे तक, और बाकी की कमोडिटीज जो नॉन एग्री हैं वो रात को 11:30 बजे तक एज ऑलवेज यहाँ पर कारोबार करते हुए नजर आएंगे। आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, रवि और धर्मेश, की नया प्लेटफॉर्म आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और 16 अक्टूबर की डेट को कैसे आप लोग देख रहे हैं? रवि, आपसे पहले जानना चाहेंगे। फिर से एक डेडलाइन आई है। पर्टिकुलर लास्ट 2 बार हमने वेट किया था, बट तब थोड़ा मंच के इश्यू की वजह से वापस हो चुका था। पर्टिकुलर अभी अगर ये डेडलाइन सेट हुए, सेबी टेक्निकल कमेटी ने अगर इसको अप्रूव किया है, हालांकि अभी भी एक ध्यान रखना चाहिए कि वो कोर्ट का केस अभी भी वही है, पेंडिंग है। तो आई थिंक उसमें शायद थोड़ा वोलेटिलिटी हो अगर आगे इसमें कुछ पेटिशन फाइल होती है तो, क्योंकि इफ एंड बट्स अभी लग चुके हैं। बट यस, काफी टाइम से मार्केट वेट कर रहा है, क्योंकि अभी तक जो प्लेटफॉर्म था वो प्लेटफॉर्म जो ओल्ड इकोनॉमी और ओल्ड कमोडिटी इकोनॉमी के लिए था। पर्टिकुलर इसमें ज्यादातर फ्यूचर में ही कारोबार हो रहा था। अभी ऑप्शन का कारोबार हो चुका है। पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ ट्रेड है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो आगे जाके साइज चाहिए वो काफी बड़ी साइज चाहिए, और इस हिसाब से
दोनों कंपनी जो प्लेटफॉर्म बना रही है और जिसका प्लेटफॉर्म है, दोनों कंपनी का इतना साल का एक्सपीरियंस, एक का टेक्नोलॉजी में है, एक का मीन्स के फर्स्ट एक्सचेंज है इंडिया का जिसने कमोडिटी का ट्रेडिंग 2003 से स्टार्ट किया है, तो अच्छे एक्सपीरियंस है। तो इसका काम, इसका फायदा डेफिनेटली लोग को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा प्रिपेयर होके आ रहा है, थोड़ा सेबी ने भी अप्रूवल दे दिया, तो वेट रहेगी। और मुझे लग रहा है कि ऑप्शन के लिए ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, जिसमें अल्गो ट्रेडिंग फैसिलिटी से अल्गो ऑप्शंस है, इसमें ये प्लेटफॉर्म काफी अलाइन होगा। और जो नेचुरल गैस क्रूड के ऑप्शंस अलग अलग एक्सचेंज जिसमें लॉन्च हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कमोडिटी का नेक्स्ट फ्यूचर ऑप्शन है। तो इस हिसाब से ऑप्शन के लिए एंड ऑप्शन प्लेयर के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। तो वेट रहेगा 17 एंड 16 तारीख का, जिसमें हम भी पार्टिसिपेट करने के लिए आतुर हैं। धर्मेश, आपके कमेंट्स क्या हैं इस डेवलपमेंट पर? देखिए, पहली बात तो काफी कॉन्ग्रेचुलेशन, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी बात है। मैं डे वन से इनॉग्रेशन के टाइम, एमसीएक्स के इनॉग्रेशन के टाइम मैं था वहां पे, और आज के तारीख में अभी भी जुड़ा हूँ। काफी अच्छी बात है। और अगर ये टेक्नोलॉजी बूम होती है, क्योंकि देखा जाए कि वर्ल्ड में काफी दूसरे या तीसरे नंबर पे इंडियन एमसीएक्स के वॉल्यूम्स काफी हाई ट्रिगर होते हैं, और अगर इससे सेबी का सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली ये काफी टर्न अराउंड गेम होगा। और अगर आप इसमें शेयर प्राइस भी देखें तो 1500 के शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 2200-2300 रुपए हो चुके हैं। तो डेफिनेटली ये एक फायदे का सौदा रहेगा, और ये चेंज अराउंड काफी निवेशों के लिए अच्छा रहेगा। और जितना टाइम ज्यादा ड्यूरेशन होगा, यूएस क्लोजिंग तक का टाइम ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा, तो वहां पे हेजिंग और ट्रेडिंग में काफी ट्रेड्स होंगे और वॉल्यूम्स ट्रिगर होंगे। तो ये काफी अच्छी एक बात की है, और मेरे हिसाब से ये काफी टर्न अराउंड गेम होगा एमसीएक्स के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए। एब्सोल्युटली एक प्लेटफॉर्म चेंज हम होता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं, टेक चेंजेस भी हैं, और बड़ी खबर यही है कि ब्रोकरेज एज अ कम्युनिटी एमसीएक्स के साथ यहाँ पर खड़ी है। और ट्रेडिंग समय में 16 तारीख के लिए जब ये ट्रांजिशन हो रहा होगा तो कारोबार करीबन 2 घंटे के हिसाब से यहाँ पर डिले होता हुआ नजर आएगा। 10:45 यानी कि 11:45 बजे हम यहाँ पर ट्रेड्स फ्लो इन होता हुआ देखेंगे। उससे पहले का समय जो है वो प्री ओपन के तरह से यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं। यहाँ पर भी इनिशियल तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली आते हुए नजर आई है। धर्मेश, ऑलमोस्ट 1897 यानी कि ऑलमोस्ट $1900 के स्तर छूने के बाद अब वापस 1880 के नीचे के कारोबार। मैं इसमें काफी बुलिश हूं। अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ से जो तेजी है वो बरकरार रह सकती, फंडामेंटली देखें तो जो तेजी आई थी, जो स्पाइक देखने मिला था, $100 की जो स्पाइक आई थी, वो कंप्लीटली एक वॉर ड्रिवन न्यूज के कारण आई थी। इंडिया में श्राद्ध का महीना चल रहा है, जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होगी फंडामेंटली बाइंग स्टार्ट हो जाएगी इंडियन इकोनॉमी की तरफ से। बट इंटरनेशनली देखिए तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर ये टेपरिंग न्यूज जो स्टार्ट होगी अगले साल 2024 में, तब जाके सोने में काफी अभी चमक देखने मिल सकती है। क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट एक यू टर्न देगा, तब आप देखिए कि निवेश या तो इक्विटीज में होगा या कमोडिटी मार्केट में होगा, स्पेशली गोल्ड की तरफ। आज की तारीख में कॉस्ट ऑफ बोरोविंग 6 से 6.5% डॉलर में हो चुका है। तो इस कारणवश इतनी तेजी आपको इकोनॉमी में देखने नहीं मिल नहीं रही है। और जैसे ही टेपरिंग स्टार्ट होगा, सोना सबसे ज्यादा एक आपका एक फायदे का सौदा रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 100-200 रुपए की तेजी आपको इंट्राडे देखने मिल सकती है। वीकेंड है, कोई ज्यादा न्यूज है नहीं मार्केट पे, बट नेक्स्ट वीक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी बरकरार रहेगी और $1900 के स्तर आपको शीघ्र ही ब्रेक होकर देख सकते हो। रवि, सिल्वर पर आपकी राय क्या है? क्योंकि रिकवरी तो यहाँ भी आई है और डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस 70,000 के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सजेशन यहाँ पर? जरूर से इस महीने के फर्स्ट वीक में मैंने बोला था कि जो भी फर्स्ट वीक का बॉटम होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम हो जाएगा। वो बॉटम बन चुका है, गोल्ड के लिए हो, सिल्वर के लिए हो। सेकंड, जो अभी मिडल ईस्ट क्राइसिस है, मुझे लग रहा है कि वो बुलियन के प्राइसेस को सपोर्ट करने चाहिए। अभी भी रिस्क बना हुआ है, अभी भी सिचुएशन काफी टेंस है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो 24 आवर्स की इजराइल ने अप्रूवल दी और उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर मार्केट का टोटल फोकस रहेगा। क्योंकि अभी बुलियन में पर्टिकुलर जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो वहां पे फैक्टर इन करेगा। सेकंड, चांदी के लिए इंपॉर्टेंट है चाइना का पैकेज। चाइना स्टिमुलस के लिए सोचेगा। आज जो सुबह सीपीआई इन्फ्लेशन एंड पीपीआई के डेटा है, उसमें क्लियर इंडिकेशन है कि चाइना में डिमांड की काफी कमी है और लगातार इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है। तो शायद इसको सपोर्ट करने के लिए वो तुरंत ही नेक्स्ट वीक या कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है। तो मुझे लग रहा है दोनों अभी सोने चांदी के लिए पॉजिटिव है। सिल्वर में बाय करें आप 69,400 पे, 68,700 का स्टॉप लॉस लगाए। 70,800 तक के टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। मुझे लग रहा है गोल्ड सिल्वर में तेजी है, वो आगे भी जारी रह सकती है।
है तो खरीदारी की राय यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स में, लेकिन एक नजर यहाँ पर बेस मेटल्स में डालते हैं जहां पर भी आज कुछ सपोर्ट देखने को मिला है ऑन अ वीक बेसिस। अभी भी ज्यादातर मेटल्स यहाँ पर मंदी में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन डे टू डे अगर देखें तो यहाँ पर तेजी है। चाइना और स्टिमुलस दे सकता है, चाइना का PMI नंबर्स बेहतर आए हैं, चाइना के एम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी यहाँ पर बेहतर हैं, जिनका फायदा हमने यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखा। कैसे देखते हैं रवि, और कोई टॉपिक यहाँ पर? मेटल्स में पर्टिकुलर वैसे सबड्यूट रेंज है, पर्टिकुलर थोड़े इन्वेंट्री लेवल एक कॉपर एंड जिंक के लिए कंसर्न बने हुए हैं। अदरवाइज इतना स्टिमुलस के लिए मार्केट वेट कर रहा है। कल जो डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी में उछाला है, इस हिसाब से ट्रेजरी में, तो इस हिसाब से प्राइसेस में एक हायर लेवल से करेक्शन था। हालांकि कॉपर में इंपोर्टेंट सपोर्ट 698 है, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता बड़े करेक्शन के चांसेस नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। 203 के करीब एल्यूमिनियम बाय करे, उसके इन्वेंट्री लेवल एक रिस्पेक्टिव लेवल पे 201 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। 208 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं, जहां कॉपर एंड जिंक दोनों में चाइना के न्यूज की वेट है। जब ये न्यूज आए उसके बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम बन जाना चाहिए। ओवरऑल एक छोटा बट यस 712 714 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। 692 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय एंड डिप्स रह सकते हैं, बट पहला प्रेफरेंस एल्यूमिनियम में रहेगा। ओके धर्मेश, आपका व्यू क्या है बेस मेटल्स एज अ पैक पर, और आपकी नजर कहाँ रहेगी? देखिए, ईयर एंड आ रहा है और स्पेशली कमोडिटी मार्केट में आपको स्लो डाउन देखने मिल सकता है ऑन अ बेस मेटल पैक। अगर मैं हॉट पिक कहूँ तो मैं बेट करूंगा जिंक की तरफ। अगर देखिए जिंक जो 320 330 की कमोडिटी थी, वो ऑलमोस्ट 200 रुपए के आके लुढ़क के यहाँ पे स्थिरता बना रही है। टेक्निकली यहाँ पे और फंडामेंटली दोनों भी यहाँ पे काफी फॉर्म है। मैं रेकमेंड करूंगा 220 के लेवल पे भी आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 215 का स्टॉप लॉस रहेगा। 5 रुपए के रिस्क से आप अगर पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो 230 से 240 के स्तर भी आपको जिंक के कमोडिटी में देखने मिल सकते हैं। विपरीत अगर आप कॉपर की बात करें तो कॉपर भी ऑलमोस्ट 820 की कमोडिटी 700 पे आके टुकी हुई है और मार्केट काफी स्थिरता बना के रखे। इसमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं है और ना ही वोलेटिलिटी है। तो अगर आपको इसमें निवेश करना है, जैसे रवि ने कहा, मैं भी 695 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगा। अपसाइड 710 से 715 रहेगा। काफी छोटी अवधि के लिए ट्रेड करिए कॉपर में, क्योंकि कॉपर काफी सुस्त ट्रेड कर रहा है। बट एल्यूमिनियम मैं रेकमेंड करूंगा कि एल्यूमिनियम और जिंक दोनों कमोडिटी काफी फर्म है, तो जिंक की तरफ बेट करिए। जिंक में अच्छा मुनाफा मिल सकता है आपको। तो जिंक पर बेट करने की सलाह है, पैसा यहां पर बन सकता है। बाकी बेस मेटल्स पर भी आपको सजेशन मिला है हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। शुक्रिया धर्मेश आपका शो में आने के लिए और अपने आने के लिए। लेकिन फटाफट से ब्रेक लें उससे पहले धर्मेश, एक व्यू आपका स्टील पर भी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी काफी उथल पुथल हमने देखी है। आज भले ही प्राइसेस आपको थोड़े से स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, बट एज एन इंडेक्स क्या रहा है आपकी स्टील पर? स्टील में काफी पिटाई देखने मिली है। प्राइस अगर आप लास्ट 2 महीने की अंतराल में देखें तो ऑलमोस्ट 10% की वॉलेटिलिटी इसमें आ चुकी है और प्राइस काफी ऑलमोस्ट 41,000 तक के लेवल्स भी दिखा चुका है फंडामेंटली। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा कि पोजिशन अभी ना ले, क्योंकि एक्सपेक्ट करिए कि और प्रेशर आने वाले हैं। अगर क्योंकि जब तक चाइना रीओपन नहीं होता तो टेक्निकली फंडामेंटली यहाँ पे इसमें तेजी देखने नहीं मिल सकती। अराउंड 41-42,000 के लेवल आते हैं जो प्रीवियस बॉटम थे, वहां पे आप निवेश करके चल सकते हैं। 40,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशन अगर 3 महीने का अगर अंतराल रखे तो ये 48-49,000 भी जा सकता है। सेम अगर आप देखिए स्टील, एल्यूमिनियम और जिंक के साथ में चलती है कमोडिटी, ऑलमोस्ट एक पैरेलल कमोडिटी है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अगर ध्यान रहे तो एल्यूमिनियम 200, जिंक 200-205 और स्टील की बात करें तो 40,000 ये लेवल है जो मार्केट कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। यहां से अगर उछाल आता है तो फिर से आपको 50,000 के स्तर देखने मिल सकता है। इसमें स्लो एंड स्टेडीली निवेश करिए स्टील में। ओके चलिए, ये राय रही आपके लिए स्टील पर। और फिलहाल 44,400 के आसपास इंडेक्स कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। शुक्रिया धर्मेश शो में आने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी सभी कमोडिटीज पर शेयर करने के लिए। रवि द्योरा हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के उस पार एग्री कमोडिटीज पर तो फोकस करेंगे ही, लेकिन सरकार की OMSS के जरिए गेहूं की बिक्री जारी है। ताजा आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय गोयल मौजूद है शिवाजी रोलर फ्लोबल से, उनसे करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका। बात अब यहाँ पर गेहूं की कर लेते हैं, जहां पर सरकार की OMSS के जरिए जो बिक्री है वो जारी है। ताजा आंकड़ों के हिसाब से FCI ने अब तक 23.7 लाख टन गेहूं की बिक्री कर ली है। वहीं सरकार का कहना है कि इस बिक्री के कारण गेहूं की कीमतों में गिरावट आई है। आगे जाकर किस तरह के अराइवल्स रह सकते हैं यहाँ पर बाजार में, और मेन बात यह है कि सरकार का जो यहाँ पर 50 लाख टन का टारगेट था इस साल में खत्म होने का, उसकी किस तरह की अप्रोच है। शिवाजी डोलर फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल हमारे साथ हैं। अजय जी नमस्कार। जो प्राइसिंग है ऑक्शंस की वो भी हमने यहाँ पर लगातार गिरते हुए देखी है। 22.5 से ऑलमोस्ट 22 रुपए प्रति किलो तक के भी लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। प्राइस डिक्लाइन जो है ऑक्शंस का, उसे कैसे देखते हैं आप, और जो ओवरऑल क्वांटिटी अब तक सेल कर चुकी है बाजार में, क्या अवेलेबिलिटी सुधरती हुई दिखी है? देखिए, जो अभी 100% ऑक्शन में जो है सबको अभी एलोकेशन मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से जो एलोकेट किया है। जहां जहां पर डिमांड है, सफिशिएंट क्वांटिटी वहां पर है। पर अब अपने उस मोड पे आ गए हैं जहां पर अगर गवर्नमेंट एलोकेशन इंक्रीज नहीं करती है तो ये बाजार जो है दौड़ने लगेगा, क्योंकि दिल्ली जैसे बाजार में ऑलरेडी 2600 2650 का आज की तारीख में 2700 रुपए का भाव हो चुका है। और मार्केट जो है इसी चीज की वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट कब इस एलोकेशन को बढ़ाएगी। अगर बढ़ाती नहीं है और सामने अभी डिमांड के दिन आ रहे हैं तो बाजार जो है यू टर्न लेके 2-3-4% मजे से बढ़ जाएगा। ओके, तो फिर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं यहाँ से अजय जी? क्योंकि अब तक के जो नंबर्स आए हैं उसमें पूरा कोटा तो सेल नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत कमी जरूर रही है, और प्राइसेस भी हमने पिछले 1.5-2 महीने में अगर देखें तो 1-1.5% नीचे ही आए हैं। तो फिलहाल की इस रिस्पॉन्स को देखते हुए एक्सपेक्ट करें कि सरकार एलोकेशन बढ़ा सकती है, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी है आगे, प्राइसेस पर भी ध्यान देना जरूरी है और कई फोरम्स में जो है सरकार ने इंडस्ट्री को एश्योर किया है कि जो भी कदम उठाने पड़ेंगे सरकार उठाएगी, बाजारों को नियंत्रण में रखेगी। और अभी एक ही कदम बाकी है और वो है एलोकेशन को बढ़ाने का। पर यूजर का जो 100 टन की सीमा है उसे कम से कम 300 टन करने का समय आ गया है, क्योंकि अब बाजारों में गेहूं की कमी महसूस होने लगी है हर जगह पे। इस तरह की मांग है अजय जी, और कितनी कमी की एक्सपेक्टेशन एज ऑफ नाउ आप दिखा रहे हैं? ये मार्केट इस साल का जो है काफी सरप्राइज रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आया, सीजन में गेहूं गायब हो गया। अब थोड़ा सा बाजार पीछे बढ़ा था पिछले महीने तो थोड़ी सी अराइवल्स दिखने लगी, लेकिन अभी वापस वो अराइवल्स ड्राई आउट हो गई है। तो मुझे लगता नहीं है जब तक सरकार जो है थोड़ा सा खुले मन से गेहूं बाजार में नहीं डालेगी तब तक जो भी स्टॉक रुका हुआ है बाजारों में या प्राइवेट ट्रेडर्स के पास वो बाजार में नहीं आएगा। और अब जो है जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है हम देख रहे हैं कि कमी महसूस हो रही है। जिस तरह से पिछले 1-2 महीने में अवेलेबिलिटी थी अब उससे आधी रह गई है। तो अगर सरकार ये बढ़ाती है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ा पाती है तो आने वाले अक्टूबर के नवंबर के महीने में जब दिवाली भी है, किस तरह के भाव फिर बनता हुआ देखते हैं? तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये पीक महीने रहते हैं डिमांड के, और इस समय जो है भरपूर सप्लाई रहेगी तो ही बाजार नियंत्रण में रहेगा, वरना ये 3-4% जो है मजे से जो है रैली हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंक्रीज लेवल पे ही थोड़ी बहुत सेलिंग आती है फिर रुक जाती है। और सरकार अगर जो है सप्लाई से जो है आर्गुमेंट नहीं करेगा या सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा तो खुले बाजार पे तो अब डिपेंडेंट रहने का समय चला गया है। ओके, तो डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट के एक्शंस कैसे रह सकते हैं और वो प्राइसेस को यहाँ से फर्दर ड्राइव करेंगे। लेकिन अगर एलोकेशन नहीं बढ़ता है तो 4 से 5% प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं वीट के फेस्टिव डिमांड के मद्देनजर। क्विकली रवि, आपके कमेंट्स क्या होंगे, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें थिन लाइन में इस टाइम प्रोडक्शन के एस्टिमेट है, अगर जिस हिसाब से गवर्नमेंट के एस्टिमेट है 110 मिलियन मैट्रिक टन के एस्टिमेट है, हमारा एनुअल कंजम्पशन 108 है, तो काफी थिन लाइन है। अगर प्रोडक्शन में कुछ भी बदलाव आता है तो मेरे हिसाब से जो 3-4 महीने के बाद भी जो सप्लाई आनी है वो सप्लाई में भी कमी की एस्टिमेट ही रहेगी, क्योंकि अभी खरीफ से अमेंस की खत्म हुआ, अभी रबी का सोइंग चालू होगा, वीट की सोइंग चालू होगी और उसके बाद अराइवल्स के काफी टाइम है। अभी मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस भी बॉटम बना चुके हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस में जब करेक्शन 770 से लेके 570 तक आया तब डोमेस्टिक प्राइसेस तो बढ़े, क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई की किल्लत है, हो रही है। मुझे लग रहा है कि प्राइस कम रहेंगे
जो लास्ट ईयर 2200 का बॉटम था, इस साल 2500 का रहेगा। ऊपर प्राइसेस मुझे लग रहा है कि 2800 तक भी जा सकते हैं। तो तेजी की एक्सपेक्टेशन यहां पर आके जाकर गेहूं के भावों में है, जैसे कहा गया 26-27 तो है ही, अजय जी ने बताया, और 28-29 3-4% की तेजी यहां पर बहुत आराम से आती हुई नजर आएगी। लेकिन रवि, अच्छी खासी तेजी हमने यहां पर बाकी एग्री कमोडिटीज में भी आते हुए देखी है, यहां पर क्या क्यूज है? जरूर सर, जैसे ही ये एक्सपायरी खत्म होने की और जाएगा, मुझे लग रहा है कि प्राइजेस में काफी हमने रिसेंट पास्ट में जो गिरावट देखी थी वो वहां पे कवर होगी। मेरे हिसाब से वहां पे दो कमोडिटी फोकस में है। गुवार थोड़ा सबड्यूट है, हालांकि यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम डेवलप नहीं हो रहा है। पर्टिकुलर वहां पे एक साइडवेज कारोबार हो रहा है। बट अगर आपका 2 वीक का आउटलुक है, ये करंट लेवल पे गुवार सीड खरीद ले, 5500 के करीब प्राइसेस है, बाय करे, स्टॉप लॉस लगाए डाउन साइड 400 का। मुझे लग रहा है कि 5800 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और कपास कली में भी 2800 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, यहाँ पे बाय करना है। स्टॉप लॉस 2750 का रहेगा। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें मेरा मानना है कि जो टारगेट है वो 2900 का रहेगा। तो ये दो कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और मंस की गिरावट की गुंजाइश कम है और यहाँ से अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज रही आपके लिए एग्री कमोडिटी पैक से, और साथ ही वीट पर भी आपको व्यू मिला है, जहां पर प्राइसेस गवर्नमेंट एक्शंस के बेसिस पे डिपेंड होते हुए दिखाई देंगे यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड। शुक्रिया अजय जी आपका, और अभी आपका भी कमेंट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया, मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।